हमारा टॉपिक है टू फेज मेथड यूनिट फर्स्ट और इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने टू फेज मेथड का एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। अब इसका एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। यूज टू फेज सिंप्लेक्स मेथड टू मिनिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 such that x1 minus 3x2 plus 4x3 equal to 5, x1 minus 2x2 less than equal to 3, 2x2 plus x3 greater than equal to 4, and x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0, and x3 is unrestricted. सबसे पहले तो क्या करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड में जो हमें मिनिमाइज़ की प्रॉब्लम दे रखी है उसको क्या किया जाता है, मैक्सिमाइज़ में चेंज किया जाता है। तो मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू माइनस मिनिमाइज जेड इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। क्यों? क्योंकि x3 क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, प्लस 0x4 प्लस 0x5 सच दैट x1 माइनस 3x2 प्लस 4 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ब्रैकेट बंद इक्वल टू 5, x1 माइनस 2x2 प्लस x4 इक्वल टू 3, 2x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश माइनस x5 इक्वल टू 4, एंड x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस 3 4 माइनस 4 0 0 1 माइनस 2 0 0 1 0 0 2 1 माइनस 1 0 और माइनस 1, I3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, E1 E2 E3। लेकिन ए मैट्रिक्स में क्या है, E2 है हमारे पास। तो हियर फॉर इनिशियल बेसिस I3, E1 and E3 are not present in matrix A. So for this we add artificial variables x6 and x7 in first and third constraint, whose cost in objective function is taken as minus capital M, where M is very large number. तो मैक्सिमाइज जेड डैश इक्वल टू माइनस x1 माइनस x2 माइनस ब्रैकेट में x3 डैश माइनस x3 डबल डैश प्लस 0x4 प्लस 0x5 माइनस m x6 माइनस m x7 सच दैट x1 माइनस 3x2 प्लस 4 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश प्लस x6 इक्वल टू 5, x1 माइनस 2x2 प्लस x4 इक्वल टू 3, 2x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश माइनस x5 प्लस x7 इक्वल टू 4, एंड x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश x4 x5 x6 x7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 माइनस 3 4 माइनस 4 0 0 1 0 1 माइनस 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, y1 y2 y3 डैश y3 डबल डैश y4 y5 y6 और y7। और जो हमारे पास स्मॉल b है वो क्या हो जाएगा, 5 3 4 इक्वल टू एक्स बी। E2 तो था ही हमारे पास, E1 और E3 इनिशियल बेसिस आ गए। इनिशियल बेसिस क्या हो गए, b इक्वल टू आई एम इक्वल टू I3 E1 E2 E3 y6 y4 y7 phase first. The auxiliary LPP is maximize z star equal to minus x6 minus x7 such that x1 minus 3x2 plus 4 x3 dash minus x3 double dash plus x6 equal to 5, x1 minus 2x2 plus x4 equal to 3, 2x2 plus x3 dash minus x3 double dash minus x5 plus x7 to 4, and x1 x2 x3 dash x3 double dash x4 x5 x6 x7 greater than equal to 0। तो फेज फर्स्ट में क्या किया जाता है,
जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी कॉस्ट -1 ली जाती है और बाकी चरों को क्या किया जाता है, शून्य लिया जाता है बाकी चरों की कॉस्ट। तो हमारे पास मैक्सिमाइज जेड स्टार क्या आ जाएगा, -x6 और -x7। अब सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो क्या आता है, सी बी वाई बी एक्स बी के ऊपर सी जे, और सी जे की कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बाकी चर तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 0 0, और y6 और y7 के लिए क्या आएगा, -1 और वाई बी क्या हो जाएगा, y6 y4 y7, कॉस्ट सी बी की वैल्यू क्या होगी, -1 0 -1। एक्स बी जो स्मॉल बी है वो 5 3 4, और y1 से लेकर y7 तक जो ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद क्या किया जाता है, जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले -1 को 1 से करेंगे तो -1 0 × 1 और +-1 × 0, तो ये भी 0 हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, -1 जेड जे की आ गई और -सी जे क्या है, 0 है, तो ये क्या आएगा, -1। इसी तरह से नेक्स्ट जेड जे माइनस सी जे 1 -5 5 0 1 0 0। तो इसमें सबसे जो नेगेटिव है वो क्या है, -5 है। तो सेम Z3 माइनस C3 इक्वल टू -5 इज मोस्ट नेगेटिव। तो Y3 इज एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या देखा जाता है, मिनिमम आई, एक्स बी आई बटे में y3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले -5 के ऊपर देखते हैं, 5/4 1.25 और 3/0 ये लेना ही नहीं है क्योंकि हमें, और 4/1 यानी कि 4। तो इसमें मिनिमाइज कौन सा हुआ, 1.25। तो डिपार्टिंग वेक्टर कौन सा हो गया, y6 हो गया। न्यू बेसिस हमारे पास क्या आएंगे, y6 तो बाहर चला जाएगा और y3 एंटर होगा। तो न्यू बेसिस हो गए, y6 की जगह क्या आ जाएगा, y3 y4 y7। अब नई सिंप्लेक्स टेबल के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो हमारा एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर है दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वो क्या होता है, की एलिमेंट होते हैं। तो जो y6 की जगह क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा। और ये रो कैसे लिखी जाएगी, की एलिमेंट से पूरे को भाग दे देंगे। तो 5/4 1/4 -3/4 1 -1 0 0 1/4 और 0। और जो y4 है उसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो ये रो ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी, 3 1 -2 0 0 1 0 0 0। और जो हमारे पास की एलिमेंट से भाग देने पर जो नई रो आई थी उसको क्या करेंगे, की एलिमेंट के नीचे वाला जो एलिमेंट है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको घटा देंगे। तो y4 के लिए हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी, 3 1 -2 0 0 1 0 0 0। क्योंकि की एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट क्या था, 0 था, वो सभी को 0 कर देगा। तो जो हमारे पास सेम वैसी की वैसी आ जाएगी। इसी तरह से y7 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y7 वाली लाइन को ऐसे का ऐसे उतार लेंगे और फिर की एलिमेंट की लाइन में y7 वाली रो के अंदर क्या है, 1 है। 1 को क्या करेंगे, जो की एलिमेंट से हमने डिवाइड किया था उस लाइन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वही आ जाएगी, 5/4 1/4 -3/4 1 -1 0 0 -1/4 और 0। फिर इसको माइनस करेंगे, ऊपर वाली रो को माइनस नीचे वाली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11/4 -1/4 11/4 0 0 0 -1 और प्लस के 1/4 1, ये y7 का आ जाएगा। तो हमारे पास नई सिंप्लेक्स टेबल क्या बनेगी, सी जे की कॉस्ट वैल्यू वैसी की वैसी और सी बी, क्योंकि y3 के लिए क्या है, 0 है, y4 0, y7 के लिए -1। और ये हमने सॉल्व कर ही लिया था, 5/4 1/4 -3/4 1 -1 0
1/4 और 0। y4 के लिए भी निकाल चुके हैं और y7 के लिए भी वैल्यू फाइंड कर ली। वो पीछे ये सॉल्व किया था, ये सेम ऐसे कैसे इसमें लिख देंगे। फिर ZJ माइनस CJ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 माइनस 11/4, 0 0 0 1 माइनस 1/4 और 0। सिंस Z2 माइनस C2 इक्वल टू माइनस 11/4 इज मोस्ट नेगेटिव, तो Y2 इज एंटरिंग वेक्टर और डिपार्टिंग वेक्टर के लिए क्या देखें, मिनिमम I x भी I बटे में y i2 ग्रेटर देन 0। तो माइनस वाले तो लेते नहीं है, इसमें क्या है 11/4 बटे में 11/4 1 आ गया, ये मिनिमम है। तो y7 क्या होगा, डिपार्टिंग वेक्टर। न्यू बेसिस क्या हो गए, y3 डैश y4 और y2 एंटर हो रहा है y7 की जगह। इसी तरह से फिर वापस वही न्यू सिंप्लेक्स टेबल बनेगी, CJ वैल्यू वैसे के वैसे, CB में क्या हुआ, y3 डैश y4 और y2 इन सब की कॉस्ट वैल्यू क्या है, 0 है। और सबसे पहले तो वही y2 के लिए की एलिमेंट से भाग दे के वो लाइन आ जाएगी। y और y3 डैश के लिए अभी आपको बताया था कि किस प्रकार से ये रो लिखी जाती है, सेम वही मेथड अपनाएंगे और ये y4 और y3 डैश के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वो क्या आएगी, y3 डैश के लिए 2/11 0 1 -1 0 -3/4 -2/11 3/11। y4 के लिए 5 9/11 0 0 0 1 -8/11 2/11 और 8/11। और y2 के लिए 1 -1/11 1 0 0 0 -4/11 1/11 9/11। फिर ZJ माइनस CJ फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 1 1। तो सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द auxiliary LPP has been reached. Furthermore, it is apparent from the table that no artificial variable appears in the basis. तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे, फेज 2। नाउ वी कंसिडर द एक्चुअल कोट्स associated with the original variables, so the objective function is maximize z dash equal to -x1 -x2 -x3 dash plus x3 double dash plus 0x4 plus 0x5। फेज 2 में क्या किया जाता है, जो CJ की वैल्यू है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ली जाती है। तो -1 -1 -1 1 0 0 और आर्टिफिशियल वेरिएबल y6 और y7 को हटा देते हैं। और जो हमारे पास फेज फर्स्ट की लास्ट टेबल आई है, बाकी वैल्यू ऐसी की ऐसी इसमें रख देते हैं y5 तक माइनस, और CB के अंदर y3 डैश और y2 की कॉस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 और y2 के लिए -1 y4 के लिए क्या है, 0 है। और XV 2 5 1 है, बाकी y5 तक सेम वैसे का वैसे उतार देंगे। उसके बाद ZJ माइनस CJ 10/11 0 0 0 0 7/11। सिंस ऑल ZJ माइनस CJ greater than equal to 0 an optimal solution has been attained, hence an optimum basic feasible solution to the given LPP is। जो इस टेबल में हमने y1 से y5 के मान लिए थे, जो पिछली टेबल को ही देख कर लिए थे, जैसे 2/11 0 1 -1 0 और -3/11। ये पिछली टेबल में भी हमने -3/4 पढ़ा था, तो इसको क्या पढ़ेंगे, -3/11 ही पढ़ेंगे। इसी तरह से y4 के लिए 9
9/11 0 0 0 1 माइनस 8/11 और y2 के लिए -1/11 1 0 0 0 माइनस 4/11 y5 तक वैल्यू लेनी है और इसको सॉल्व करना है। हियर x3 डैश इक्वल टू, तो इस पिछली टेबल में देखते हैं कि x3 डैश की वैल्यू के y3 डैश इक्वल टू xb वो क्या है 2 है, y4 क्या है y5 है और y2 क्या है 1 है। तो x3 डैश तो क्या हुआ 2 हुआ, x2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और x3 डैश डबल डैश क्या होगा 0। तो x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 क्या है 1, x3 डैश इक्वल टू x3 इक्वल टू क्या था x3 डैश माइनस x3 डबल डैश वो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो विद मिनिमाइज z इक्वल टू माइनस मैक्सिमाइज z डैश इक्वल टू, जो हमने x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड की है, तो जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया गया था मिनिमाइज उसके अंदर पुट कर देंगे। वो क्या था मिनिमाइज z इक्वल टू x1 1 है प्लस x2 प्लस x3। तो x1 की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास 0, x2 क्या है 1 और x3 क्या है 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। तो ये हमारे पास मिनिमाइज z क्या आ जाएगा 3। थैंक्स।